अगर आपको प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ पढ़ना पसंद है तो आप ये कहानी ज़रूर पढ़ सकते हैं। कहानी का नाम है महानगर। क्या नाम है? महानगर। ये हैं हमारे महानगर, जिसकी गोद में उगाया है कंक्रीट का समंदर, विशालकाय इमारतें और उनमें जगमगाती रोशनी का भंवर। किसी स्वप्न लोक की भांति आकर्षित करता है आदमी को। अपने अंदर असीम आकर्षण शक्ति लिए हैं ये महानगर। जो भी अपने सपने लेकर यहाँ आया है उसने सपनों को पूरा किया है। भागती दौड़ती जिंदगी यहाँ की ना रुकती है और ना ही कभी थकती है और ना ही कभी ठहर कर देखती है। लक्ष्मी पुत्रों के रमणीय स्थली बने ये महानगर दिन दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। गांव, नगर, कस्बे सब कुछ इसमें समाहित होते जा रहे हैं। हमारा बहुत कुछ बदल कर रख दिया है इन महानगरों ने। आदमी आदमी ना रहा, गोया मशीन का पुर्जा हो गया है। शोर और रफ्तार के बीच दम तोड़ता बचपन आज भी यहाँ का शाश्वत सत्य है। बचपन रीतता गया और तरुणाई लुट गई। कभी ना खत्म होने वाली यह दास्तान महानगर की छाती पर पड़े फफोलों की भांति आज भी दर्द से टूटती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन और प्रेरणादायक कहानी, सत्य कहानी। अगर सत्य कहीं छिपा है इस महानगर में तो ठीक उसी तरह जिस तरह नारियल के खोल के भीतर का पानी आज भी उसी तरह जिस तरह बचा है आदमी के आंख का पानी। कहीं अनकहीं गड़ी अनगढ़ी दास्तानों की यह है कहानी। बरसों पहले की बात है। मैं साबरमती के नदी के किनारे बने सुपर कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में रहती थी। कहाँ? जी ब्लॉक में रहती थी। ये नायिका जो कहानी जिन्होंने बताया है, जिनकी कहानी ये है वो बता रही हैं। अभी मैं यहाँ नई नई थी। अड़ोस पड़ोस किसी को इतना पहचानती नहीं थी। अपने पास वाले फ्लैट में कौन रहता है यह भी मुझे मालूम नहीं था। ठीक सामने आश्रम रोड के उस पार मेरा ऑफिस था। ऑफिस पहुँचने के लिए मुझे 9 बजे घर से निकलना होता था। जब मैं अपने फ्लैट को बंद कर रही होती तो अक्सर एक बच्चा अपनी माँ के साथ कूड़ा उठाता नजर आ जाता। उसे बच्चा कहना भी गलत होगा, वह किशोरवय पकड़ चुका था। बारह 13 साल के आसपास उसकी उम्र होगी और इस उम्र के बालक को किशोर किशोर कहते हैं। ठीक है, 12-13 साल का जो होता है उसे टीनेजर मीन्स हिंदी में किशोर, वैसे इंग्लिश में टीनेजर कहते हैं। ठीक है। उसकी माँ उसे दल्ला कहकर पुकारती थी। जब मैं ऑफिस जाने के लिए फ्लैट से निकल रही होती थी तब दल्ला कचरे का बड़ा सा डिब्बा उठाए उठाए कहना भी गलत होगा क्योंकि वह उसे सीढ़ियों से घसीटता व नीचे उतारता था। घसीटने से पैदा होने वाला शोर बड़ा कर्कश और कानफोड़ू होता था और वह इस सबसे बेखबर हर सीढ़ी से डिब्बा कुदाता घसीटता हर माले पर रोकता, जहाँ से डोरबेल बजा बजा कर हर फ्लैट का कचरा जमा करता जाता था। कौन? दल्ला। ठीक है, दल्ला उसका नाम था उस लड़के का जो कचरा उठाता था। नाटे कद का, मैले कपड़े पहने, स्याह वर्ण माल वाला दल्ला कई दिनों का बिना नहाया हुआ अपनी माँ के साथ काम में लगा हुआ नजर आता था। उसकी माँ भी उस जैसे गंदे और फटे वस्त्रों में कभी कैंपस के बड़े चौड़े परिसर को बुहारती नजर आती तो कभी कॉम्प्लेक्स के बाहर बने टी स्टॉल पर माँ बड़े चाय सुड़कते नजर आते थे। वे मुझे और मैं उन्हें पहचानने लगे थे। क्या वह पहचानने लगे थे? वो शाम को जब मैं घर पर होती और फ्लैट की घंटी बजती तो यह देखने पर कि दरवाजे पर कौन है वह माँ बेटे खड़े होते, दोनों साफ। अब आगे की जो स्टोरी है, कहानी बच्चों बहुत ही अच्छी है। आप लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए कि किताबें पढ़ने से आप मतलब बहुत अच्छी हो जाती है। बुद्धि जो होती है तेज हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। ठीक है, तो किताबें तो ज़रूर पढ़ा करें। कहानियाँ साफ सुथरे लिबास में हाथ में अलग तरह की टोकरी व एल्युमिनियम का बड़ा सा कटोरा लिए होते। मेरे दरवाज़ा खोलने पर पूछते, बाड़ू है? क्या पूछते थे? बाड़ू है। अभी देखो बाड़ू किसको कहते हैं।
मुझे समझ नहीं आया था ये बाड़ू क्या होता है। पहले पहल तो मैंने मना कर दिया, फिर उनके हाथ में भोजन के लिए बर्तन देख और कुछ दूसरे फ्लैट में से भोजन लेते देख सहज अनुमान लगाया कि ये खाना मांग रहे हैं। मैंने देखा कोई बचा हुआ तो कोई सुबह का बना बासी खाना उनके बर्तनों में डाल रहे हैं। मैं भी उनके बर्तनों में खाना उलटने लगी थी जैसा कि दूसरे फ्लैट के वाले कर रहे थे। पर ऐसा करने पर मन में एक अजीब सा असंतोष होता। क्या होता? मतलब मन नहीं होता कि ये बासी खाना उन्हें दे। दूसरों का कूड़ा ढो, बुहारो, गंदे रहो और भोजन बासी पाओ। मेरा मन अजीब सी दुविधा से घिरा था। मैं दिया करूँगी ताज़ा खाना। ओ, कहानी की नायिका ने सोचा। शाम को थोड़ा खाना ज़्यादा बना लिया करूँगी, थोड़ा उनके लिए भी बनाऊँगी, ये भी गर्म खाने का स्वाद चखें। बहुत ही अच्छा उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, डिसीजन बहुत ही अच्छा किया। द्वार की घंटी बजी, मैंने दरवाज़ा खोला, देखा वही माँ बेटे, यही वही बर्तन, वही बाड़ू की पुकार। मैं जैसे इसी इंतजार में बैठी थी गई और फटाफट खाना ले आई, लेकिन क्योंकि मैंने खाना बना था थोड़ा अधिक अलग से निकाला भी था उनके लिए, मैं गर्म खाना ले आई तो उसने बर्तन आगे बढ़ा दिया। बर्तन में पहले से खाना भरा हुआ था। मेरे हाथ रुक गए। अब वो खाना उसी में जो भरा हुआ था वो अच्छा थोड़ी होगा, क्योंकि वो तो बासी था और इन्होंने उनको ताज़ा देना था। क्या दूसरा बर्तन नहीं है तुम्हारे पास या गर्म खाना है? पहली बार उनसे संवाद स्थापित करते हुए मैंने कहा। वह कुछ अचकचाया। उसकी माँ बोली, दीदी इसी में डाल दीजिए, कल दूसरा बर्तन ले आना गर्म खाने के लिए, मैंने उसे हिदायत देते हुए कहा। अब आगे की देखते हैं स्टोरी में क्या है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है बच्चों, आप लोगों को ये जीवन प्रेरणादायक कहानी है जीवन के लिए। ठीक है, तो आपको किताबें तो बुक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है हर हाल में, और पढ़ते रहे। कितनी मस्त स्टोरी है। आप वो जो कार्टून वगैरह की स्टोरी देखते हैं उससे अच्छी है, और रियल है, पढ़ना भी आ जाएगा। और कितनी अच्छी स्टोरी है। ठीक है, पढ़ो, पूरा पढ़ो अच्छी तरीके से। दूसरी शाम वे फिर आए थे बाड़ू लेने, नित्य कर्म की भांति। अलग बर्तन तो नहीं था उनके पास। दल्ला ने जेब से मुड़ी तुड़ी पॉलीथीन की थैली निकाली। वह उसे आगे बढ़ाकर बोला, मासी गर्म खाना इसमें डाल दीजिए। ओ थैली, पॉलीथीन तो नुकसान करता है। वह चुप, मुझे उपास हो जा। ठहरो, मुझे याद आया, मेरे पास पुराना टिफिन है, मैंने उसमें भर कर खाना दे दिया। उसके चेहरे पर खुशी के भाव देख मेरा मन प्रसन्नता से भर गया। देखो दोस्तों, इंसान बनना जरूरी होता है। अब जब भी मैं अपने काम पर जा रही होती या किसी काम से वापस लौट रही होती तो उनसे नज़रें मिल जाती तो वह दोनों माँ बेटे मुस्कुरा उठते। आते जाते नमस्ते भी करने लगे। मुझे भी अच्छा लगता। अपरिचय के केंद्र में एक छोटा सा परिचय। इस विशाल कॉम्प्लेक्स में कोई तो है जो मुझे पहचान रहा है। कितना अजनबीपन पसरा हुआ है यहाँ। ये महानगर की अपनी जीवन शैली है शायद। मैं किसी को आपस में बात करते हुए नहीं देखती। सब अपने हाल में मस्त, अपने हिसाब से व्यस्त। ये सब नगरों में होता है दोस्तों, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन फिर भी लोग अकेले होते हैं। कहाँ तक हुआ? यहाँ तक। कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं कहता, ना कोई पूछता है ना कोई कुछ कहता है। निठल्ले लोग हैं। बस चारों ओर लोगों की भीड़, हुजूम का हुजूम है या फिर रेला है। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ समाता जा रहा है, मरुधरा के रेतीले धोरे की तरह। बस फर्क इतना है कि वहाँ बालू और यहाँ मनुष्य। इस भीड़ में यह अकेलापन और अजनबीपन कभी कभी मन में डर या झिझक भी पैदा करता। मैं एक कस्बाई क्षेत्र से हूँ जहाँ का माहौल यहाँ से बिल्कुल परे है। वहाँ हर कोई हर किसी को पहचानता है। रास्ते में मिल जाने पर अभिवादन के साथ लगे हाथ कुशल क्षेम भी पूछ ली जाती है। वहाँ भी आगे पढ़ो, देखते हैं बच्चों। ठीक है, पढ़ो बच्चों, पढ़ो। बहुत अच्छी स्टोरी। आप लोगों को इनसे जीवन में प्रेरणा मिलती है। स्टोरी तो पढ़ना ही चाहिए। लोग मंदिर जाते हैं और यहाँ भी कितना अंतर है यहाँ और वहाँ के परिवेश में। वहाँ के मंदिर पूजा अर्चना और अध्यात्म के साथ सूचना आदान प्रदान के केंद्र होते हैं।
जहाँ तमाम प्रकार की सूचनाएं मिल जाती हैं, मनुष्य मृत्यु, जन्म मृत्यु और प्रलय की। कहाँ किसके यहाँ जन्म हुआ और किसकी मौत हुई, किसका विवाह और किसका संबंध तय हुआ। बड़ी बातों से लेकर छोटी मोटी बातों तक, पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधे तक, बस्ती वालों से लेकर पूरे नगर तक, अमीर से लेकर गरीब तक, हर किसी को हर किसी में दिलचस्पी, कहीं और बेगाना नहीं। ये महानगर कैसे बसे होंगे? गांव नगर के लोगों ने ही तो मिलकर बसाया होगा इसे। बाद में देश के कोने कोने से आए होंगे रोजी रोटी की तलाश में, और फिर सब यहीं बस गए। विभिन्न समुदाय, भिन्न खान पान, वेशभूषा, भाषा और संस्कृति, आचार विचार, सब कुछ अलग थलग। कितना दिलचस्प है। मैं सोचती एक दूसरे के बारे में जानने की कितनी उत्सुकता होती होगी। मेरे कस्बे में तो यही होता है, कोई भी नया व्यक्ति आ जाए, पंचायत आ जुड़ती है। गांव में ऐसा ही होता है। अगर आज भी होता है दोस्तों, अगर जो आप गांव से होंगे तो आप लोगों को पता होगा, वहाँ लोग एक दूसरे से पूछते हैं, और पूछते जैसे कहीं जा रहे हैं तो ऐसे नहीं कहें चाचा कहाँ जा रहे हैं, ऐसे पूछते हैं। जो जिस रिश्ते में लगता है वो ऐसे अदब तरीके से। मैं सोचती एक दूसरे के बारे में जानने की कितनी उत्सुकता होती होगी। मेरे कस्बे में तो यही होता है, कोई भी नया व्यक्ति आ जाए, पंचायत झाड़ जुड़ी, उसे भी अनजानापन तो लगता ही नहीं, देर सवेर वे उसे अपना बना ही लेंगे। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मेरी कस्बाई सोच और यहाँ की महानगर दोनों में घमासान मचा हुआ है। छुट्टी का दिन था, मुझे ऑफिस नहीं जाना था, देर से उठी तो सारे काम ही देर से शुरू हुए। चाय के कप के साथ ताज़ा अखबार लिए मैं बालकनी में आ बैठी। बालकनी से नीचे गार्डन की ओर नजर गई। देखा दल्ला झूला झूल रहा है। कॉम्प्लेक्स में यह बच्चों का गार्डन था, जिसका पूरा परिदृश्य मेरी बालकनी से नजर आता था। परिदृश्य में होता है दृश्य देखना। देखो ये वो मैडम है जो कहानी बता रहे हैं आप लोगों को, जिनकी ये कहानी है, ठीक है। और ये दल्ला की माँ है और ये दल्ला है, ठीक है। ये मैडम है जो कहानी आप लोगों को सुना रहे हैं, जो आप लोग जिनकी कहानी सुन रहे हैं। कहानी का क्या नाम है? महानगर। कैसे होते हैं यही सब बताया जा रहा है। महानगर कैसे होते हैं, लोग कैसे बन गए हैं, कितने लोग अब स्वार्थी हो गए। गार्डन में झूले के साथ कई चढ़ने उतरने, फिसलने व संतुलन साधने के खेल उपकरण लगे हुए थे, ठीक है। उपकरण भी लगे हुए थे। इन्हें देख मुझे अपना बचपन याद हुआ था। मेरी चाय खत्म हो चुकी थी, अखबार भी मैं टटोल चुकी थी। इच्छा हुई नीचे गार्डन में जाऊं, वहाँ कुनकुनी धूप खिली हुई थी। गुलाबी ठंड में सुबह की धूप का आनंद लेने के लिए मैंने फ्लैट को ताला लगाया और लिफ्ट से नीचे चली आई। देखा दल्ला फिसड्डी पर फिसल पट्टी पर चढ़ा हुआ था। फिसलने के लिए उसकी माँ परिसर बुहार रही थी। सामने लगे गार्डन की बेंच पर मैं जाकर बैठ गई। पूरा परिसर शांत छुट्टी में था। हर रोज की हलचल इन लंबे टावरों में दुबकी निद्रामग्न थी। मैंने दृष्टि घुमाई, चारों ओर ऊंचे ऊंचे टावर, जिनमें अनगिनत फ्लैट में कितनी बालकनी और बालकनी में सूखते टंगे हुए असंख्य वस्त्र। कितने लोग रहते होंगे यहाँ, कितने परिवार होंगे, कितने बच्चे होंगे। एक के बाद एक प्रश्न कौंध रहे थे मन में। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में तो मेरा पूरा नगर समा जाए। क्या हो जब वे सब एक जगह एक छत के नीचे हों, तो आपस में बतियाने में शायद खाना पीना ही भूल जाएं। तंद्रा में खोए हुए कई विचार आ जा रहे थे कि अगर लोग आपस में मिलकर रहें तो कैसा होगा। फिर नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं? अच्छी हूँ। बात का सिलसिला खत्म हो चुका होता अगर वह वहाँ मेरे पास आकर धूप पर नहीं बैठ गई होती। कहाँ रहते हो? मैंने बात के क्रम को आगे बढ़ाया। उसने कहीं दूर किसी फ्लाईओवर की ओर इशारा करते हुए बताया कि उसकी छाया में झोपड़ी तान रखी। वह अपने घर गांव के बारे में बताने लगी। कौन बताने के लिए? दल्ला की माँ। देखो बेटो, ये दल्ला है, दल्ला की मम्मी, और ये वो मैडम जो आप लोगों को स्टोरी, जिनकी ये कहानी है जो बता रहे हैं, वही। ठीक है। पहले जब वह छोटी थी तब इस महानगर से सटे गांव में रहती थी।
बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ गुजर गई। पिता ने उसकी शादी दल्ला के पिता से कर दी। शादी के समय उसकी उम्र 9-10 साल की थी। शादी के बाद काम की तलाश उन्हें इस महानगर में खींच लाई। गांव में खेती की जमीन थी पर सारी जमीन महाजन खा गया। पैसा लिया था उससे खेत गिरवी रखकर। जब खेत ना रहे तो वे इस महानगर में चले आए। बहुत भड़के फाके भी रहे पर धीरे धीरे गुजारा होने लगा। कभी आधे पेट भोजन मिला तो कहीं दूसरों के आगे हाथ भी फैलाना पड़ा। 3 बच्चों में दल्ला सबसे छोटा है। मैडम जी चाहूँ कि यह पढ़ लिख जाए। किसने कहा? दल्ला की मम्मी ने। चाहती हो तो पढ़ने भेज दो। आप भी कहीं बहुत कोशिश करो, ये स्कूल जाने लगे तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूं दीदी जी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू आंखों से लगाते हुए कहा। इसकी उम्र कितनी है? 11-12 का हो गया होगा। अक्षर वगैरह लिख लेता? इसमें दल्लू है ये दल्लू ने पुकारा तो दल्ला झूला छोड़कर इधर चला आया। जब उसकी मम्मी ने पुकारा दल्ला की तो वो झूला जो झूल रहा था वो छोड़कर आ गया। हाथ जोड़ो मैडम जी को। माँ के कहने पर उसने अभिवादन किया। बता मैडम जी क्या पूछें? जो पूछे उसका जवाब दे। अक्षर वगैरह लिख ले तो मैंने प्रश्न दोहराया। वह मुंह ताकता कुछ देर खड़ा रहा फिर ना में गर्दन हिला दी। ABCD 1 2 3 या 4 कुछ तो आता होगा। मेरे पूछने पर उसकी गर्दन फिर ना में हिल गई। वो बेचारा कुछ भी नहीं पढ़ पाता था। वो कचरा वगैरह बीनता था तो कैसे पढ़ता। बच्चों आप लोगों को तो हेल्प करनी है। आप लोग भी ऐसे पढ़ा सकते हैं जो आस पड़ोस में आपके बच्चे हों छोटे छोटे, उनको ऐसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कोई भी हो सबके साथ दया भावना रखना होता है हमें। वो मेरे मुँह से निकल पड़ा। मैं सोच में पड़ गई। इसकी उम्र इतनी छोटी भी नहीं कि इसे कहीं पहली कक्षा में दाखिला मिले। मुझे सोचता देख वह बोल उठी। मैडम जी आपका बड़ा उपकार होगा। या थोड़ा पढ़ लिख जाए तो कम से कम इंसान बन जाएगा। इसके बाप के साथ हमारा जीवन भी कूड़ा उठाते हुए गुजर गया, पर ये काम न करे। पर पढ़ेगा तो ही छुटकारा होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है। पढ़ेगा तो ही सच्चे मायने में इंसान बनेगा। पढ़ाई कर ले तो कहीं बही खाता लिखने का काम मिल सके। दीदी उसने आशा से मुझे देखा, मतलब उम्मीद से। हाँ हाँ क्यों नहीं, पढ़ेगा तो बही खाता लिखने का क्या, इससे भी ऊंचा काम कर सकें। बस यही चाहूँ दीदी, जरा लायक आदमी बन जाए। पहली दो तो लड़कियां थी सो चल गया। नहीं पढ़ी तो भी शादी कर दी और वह ससुराल चली गई। ठीक है, पर ये तो लड़का है, पढ़ेगा तो कहीं अच्छे से काम करने लगे। ये दल्ला की मम्मी ने कहा। किससे? जो आपको कहानी दीदी सुना रहे हैं उनसे। ठीक है, ये जिनकी कहानी है वो तो ठीक है। दल्ला की माँ मैडम जी हूँ तो लच्छू की घरवाली, पर जिसे देखो वही मुझे दल्ले की माँ कहकर ही पुकारे हैं। अपने बेटे को प्यार से सहलाते हुए आप गर्वित भाव से बोली। मैं भी हैरान हूँ, उसे देखती रही, पहचान भी रही, पर अपने नाम से नहीं। मेरी तंत्रा भंग करते हुए वह बोली। इससे बाप को भी बड़ा चाव है दल्ला पढ़े। उसने तो एक साहब से भी बात की, लेकिन इसके लिए वो इसे पेट्रोल पंप पर नौकरी लगवा देगा। बस थोड़ा हिसाब किताब करना सीख ले तो मेरा दल्ला पंप पे काम करा देगा, टोपी और वर्दी में सजा हुआ। ये किसने कहा? उसी दल्ले की माँ ने। मैंने देखा कोई स्वप्न संसार उसकी आंखों में फैलता हुआ चेहरे पर पसर गया। आशा भरी सुख उसकी आवाज़ में घुल आया। मैडम जी ठीक है, मैंने स्वीकारा, दल्ला को मैं पढ़ाऊंगी। वह खिल उठी। दल्ला पास में खड़ा इस सबसे बेखबर उदासीन सा इधर उधर ताक रहा था। कॉम्प्लेक्स की आवाजाही बढ़ गई थी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। पूरा 1 घंटा व्यतीत हो चुका था।